वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बेटा इस वीडियो लेक्चर में हम एक पेपर डिस्कस करेंगे जेई मेंस का। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा यहाँ पे विथ आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो होगा बेटा ये यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन ए सिग्नेचर if a signature written by carbon pencil weighs 1.2 into 10 की पावर -3 ग्राम्स। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखेंगे, पहले यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स होगा बेटा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कितना है 1.2 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम्स, और कार्बन का मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वेट कितना होता है 12 ग्राम्स। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -4 मोल्स। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, तो इसको एवोगैड्रो नंबर से अब मल्टीपल करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एटम्स will be equivalent to number of moles into Avogadro number, that will be equivalent to 10 की पावर -4 into 6.023 into 10 की पावर 23। जब बेटा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इट विल कम आउट टू बी 6.023 into 10 की पावर 10 की पावर 90। दिस विल बी आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे है 6.023 या 6.02 इंटू 10 की पावर 19। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट बेटा। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल सही है बेटा ये वाली ऑप्शन। चलो बच्चे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है पहले ये समझ लेना है। Three energy levels P, Q, R of a certain atom are such that energy of P is less than energy of Q, energy of Q is less than energy of R। तीन लाइन्स हैं P, Q एंड R, और एनर्जी ऑफ P कम है देन एनर्जी ऑफ Q से, एनर्जी ऑफ Q कम है एनर्जी ऑफ R से। इफ λ1, λ2, λ3 आर द wavelengths of radiations corresponding to transition, कहाँ से R से Q, Q से P और R से P, R से P। तो तीन एनर्जी लेवल्स हमारे पास है, एक एनर्जी लेवल, दूसरी एनर्जी लेवल और ये तीसरी एनर्जी लेवल हमारे पास है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा बेटा, मैं इसको एनर्जी लेवल R, ये है बेटा Q और ये है P। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया कहाँ से R से Q में, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो मैं लिखूंगा दैट इज डेल्टा E R Q। तो मैं ये कंसिडर करूंगा बेटा यहाँ पे डेल्टा E R Q, और जब Q से P में चला जाएगा यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी,
डेल्टा ई क्यू पी। और तीसरी बात बोल रहा है कि अगर आर से सीधे पी में चला गया तो उस टाइम एनर्जी कितनी होगी, उसको मैं मान के चलूंगा बेटा यहाँ पे डेल्टा ई आर पी। तो एज पर गिवन कंडीशन इज कंसिडर्ड हियर, अगर मैं डेल्टा आर पी यहाँ पे देखूंगा, डेल्टा ई आर पी, आर पी दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ई आर क्यू प्लस डेल्टा ई क्यू पी। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब कि ई पी इज लेस देन ई क्यू इज लेस देन ई आर, और इनमें वेवलेंथ कितनी लगती है, लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3, जो यहाँ पे आपको मैंने अब क्वेश्चन में यहाँ पे समझाया बेटा सारा। तो जब R से P में जाएगा तब जाके यहाँ पे वेवलेंथ कितनी यूज होगी, इट इज लैम्डा 3। यहाँ पे कितना होगा बेटा, लैम्डा 1, और यहाँ पे कितना होगा, लैम्डा 2। तो मैं अगर यूज करूँगा इक्वेशन डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, या करूँगा मैं एच सी बाई लैम्डा, वी नो ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो मैं यही इक्वेशन यूज करूँगा बेटा यहाँ पे तीनों के केस में। तो फर्स्ट वाला क्या होगा बेटा यहाँ पे, इट इज एच सी अपॉन लैम्डा 3, दैट विल बी इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा 2। ओके, so what will be the relation here, एच सी और एच सी कट आउट हो जाएगा, इट इज 1 अपॉन लैम्डा 3 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, and here the answer, the correct answer is 1 upon lambda 3 equal to 1 upon lambda 2 upon lambda 1. This is the correct answer. Question number 3. Find the work done in calories when 65.5 grams of zinc reacts with excess H2SO4 to form zinc sulfate plus H2O in a closed rigid vessel at 300 Kelvin. बेटा यहाँ पे अगर हम देखेंगे रिएक्शन क्या है, यहाँ पे जिंक प्लस H2SO4 ये देता है जिंक सल्फेट प्लस देता है H2। ठीक है, तो ये किस टेम्परेचर पे हो रहा है, 300। किस टेम्परेचर पे, 300 केल्विन पे। तो टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। बट इट ऑकर्स इन ए क्लोज्ड वेसल। ध्यान से सुन लेना, यही पॉइंट यहां पे है बेटा, इट ऑकर्स इन क्लोज्ड वेसल। वेसल क्या है बेटा, क्लोज्ड। तो यहां पे अगर हम देखेंगे चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा बेटा, 0। चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0 एंड वी नो वर्क डन इस किसके बराबर होता है, माइनस पी डेल वी। तो जब डेल वी ही 0 होगा तो वर्क भी क्या होगी बेटा, 0। सो आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पे, सेकेंड वन इज द आंसर, करेक्ट आंसर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है हमारे पास, किसका, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन।
ये बोलता है कि when N2O5 is heated at temperature T, it dissociated as this. Kc इसका क्या है बेटा 2.5. At the same time N2O3 also decomposes as N2O3 gives N2O plus O2. If initially 4 moles of N2O5 are taken in 1 liter flask and allowed to attain equilibrium, concentration of O2 was formed to be 2.5. Okay, equilibrium concentration of N2O हमें यहाँ पे बताना है बेटा। चलो बेटा यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, वेरी नाइसली करेंगे बेटा हम यहाँ पे इसको। पहले मैं इक्वेशन लूँ यहाँ पे N2O5 की, जिसके 4 मोल्स लिए हैं बेटा, तो ये इक्विलिब्रियम शो करता है यहाँ पे, तो ये बनाता है N2O3 प्लस O2। एक बात ये है बेटा, तो इसके कितने मोल्स हमने लिए 4 मोल्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 माइनस एक्स, इसके कितने मोल्स बनेंगे बेटा। चलो यहाँ पे मैं दूसरी इक्वेशन पहले लूँगा, ये पहली इक्वेशन है, फिर इसके बाद यही N2O3 फिर से डिसोसिएट होता है बेटा, ये बनाता है N2O प्लस O2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस है मेरे पास बेटा। तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम गौर से देखेंगे, जो O2 है यहाँ पे वो तो सेम है पहली इक्वेशन में भी और सेकंड इक्वेशन में भी। तो अब अगर मैं यहाँ पे N2O5 के 4 मोल्स ले रहा हूँ, कितने मोल्स ले रहा हूँ 4 मोल्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 माइनस एक्स, तो ये कितना बनेगा N2O3। N2O3 डिसोसिएट भी हो रहा है, तो मैं इसको मान के चलूंगा इट इज x माइनस वाई। फिर से क्या होगा बेटा, ये x माइनस वाई ये देगा बेटा y, और ये क्या देगा बेटा x प्लस वाई, और ये भी क्या होगा बेटा x प्लस वाई। अब यहाँ पे तो आसान है, अब यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि k पहले इक्वेशन का कितना दिया है, इसका Kc दिया गया है 2.5। तो इस इक्वेशन फर्स्ट को हम यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन से Kc निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू N2O3 O2, और यहाँ पे होगा बेटा N2O5। अब यहाँ पे N2O3 कितना है x माइनस वाई और x प्लस वाई, अपॉन क्या आएगा बेटा, इट इज 4 माइनस एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू 2.5 के बराबर, जो गिवन है बेटा। तो इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा बेटा, यहाँ पे मैं x और y का वैल्यू निकालूंगा, तो y का मुझे यहाँ पे क्या निकलेगा, कंसंट्रेशन निकलेगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ बेटा इस इक्वेशन को। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा। तो इसको सॉल्व हम करेंगे यहाँ पे। हाँ, और एक चीज दिया गया है यहाँ पे, इफ इनिशियली 4.0 moles of N2 are taken in 1 liter flask and allowed to attain equilibrium, concentration of O2 was formed to be 2.5। तो ये जो O2 है बेटा, ये x प्लस वाई, ये कितना है 2.5। तो मैं इस इक्वेशन नंबर 3 में ये पुट करूंगा बेटा, तो मैं लिखूंगा 2.5 इक्वल टू x प्लस वाई के बाद क्या लिखूंगा 2.5 ही लिखूंगा कि नहीं बेटा, मैं इसका लिखूंगा 2.5, इट इज 2.5 इंटू x माइनस वाई अपॉन 4 माइनस एक्स।
this cancels out. This is 4 minus x equivalent to x minus y. So this is equivalent to 2x minus y. 2x ये जब यहाँ जाएगा ये बनेगा 2x. क्या बनेगा बेटा ये 2x. तो 2x इक्वल टू 4 प्लस y. ओके, एंड x इक्वल टू 2 प्लस y बाई 2. तो यहाँ पे मुझे x का वैल्यू निकला. y का वैल्यू तो मैं आसानी के साथ निकालूंगा क्योंकि एज वी नो x प्लस y कितना है बेटा 2.5. तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा. इट इज 2 प्लस y अपॉन 2 प्लस y इक्वल टू 2.5. ओके, तो y कितना होगा बेटा यहाँ पे. तो मैं इसको मल्टीपल करूंगा. इट इज 4 प्लस y प्लस 2y इक्वल टू डिवाइड बाई 2 होगा. ये 2.5 इंटू 2. तो ये आएगा बेटा 4 प्लस 3y इक्वल टू 5. तो 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 एंड y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 हो गया 1 अपॉन 3. तो 0.33. तो y कितना आएगा बेटा 0.33 मोलर. दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर. Now next question, elevation in boiling point of 1 molar aqueous glucose solution जिसकी डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml is ओके. elevation in boiling point means हमें निकालना है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आयोटा के बी इंटू एम. तो मोलैलिटी तो के बी के फॉर्म में ही दिया है, तो मोलैलिटी यहाँ पे हमें चाहिए बेटा. 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन जिसकी डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम पर ml. ओके, तो हमें क्या निकालना है मोलैरिटी. मोलैरिटी किसके बराबर होता है. इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. अगर 1 मोलर एक्वस ग्लूकोज होगा तो हम लिखते हैं बेटा ऐसे यहां पे. इट इज अ मोलर गिवन वेट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू WA. ये हमारी मोलैरिटी की इक्वेशन है. पर यहां पे अगर हम देखेंगे बेटा कि 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन कितना होगा. 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन मीन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर में. तो यहां पे कितना वेट होगा ग्लूकोज का. So 1 molar glucose means 180 grams of glucose means C6H12O6. Okay. क्योंकि मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा कि नहीं बेटा ये. ओके, अब यहां पे क्या है कि 1 मोलर एक्वस ग्लूकोज सोल्यूशन जिसकी डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम पर ml. तो मैं लिखूंगा
mass of solution, that is equivalent to 1000 into 1.2, that is 1200 ग्राम्स। और इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू 1200 minus 180, and that is equivalent to 1020 ग्राम्स। तो 102 ग्राम्स हमारे पास क्या है बेटा? WA। तो आप डेल्टा TB ग्लूकोज अगर यहां पे देखेंगे उसका आयोटा वैंट हॉफ फैक्टर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो ये भी याद रखो बेटा, वैंट हॉफ फैक्टर आयोटा इक्वल टू 1 फॉर ग्लूकोज। तो यहां पे लिखूंगा मैं 1 इंटू KB इंटू, अब कितना लिखूंगा बेटा यहां पे? 180 अपॉन 180, चलो, इंटू 1000 अपॉन 180 मॉलिक्यूलर मास, और ये कितना निकला? 1020। बस यही सॉल्व करना है बेटा। जब हम ये सॉल्व करेंगे डेल्टा TB दैट विल बी इक्वल टू, ये 1000, ये 1020 कट जाएंगे यहाँ पे, तो ये निकलेगा बेटा बराबर यहाँ पे 0.98 KB। दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 0.98 KB इज द एक्यूरेट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.04 मोलर solution of MgCl2 is 200 Simon centimeter square mole inverse at 298 Kelvin. A cell with electrodes that are 4 centimeters square in surface area and 8 centimeter apart is filled with MgCl2 solution. How much current will flow when the potential difference between the two electrodes is 10 volt? Okay. We will solve this question. मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है बेटा। यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.04 मोलर सॉल्यूशन इज 200। तो यहाँ पे दिया गया है लैम्डा m इज 200। ओके, मोलैरिटी कितनी है? 0.04। ओके, टेम्परेचर भी दिया गया है, वो हमें किसी काम का नहीं है बेटा। अब हमें निकालना है कि करंट कितनी यहाँ पे चलेगी बेटा। ओके, हाउ मच करंट इज। करंट निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा V इज इक्वल टू IR। तो I इज इक्वल टू V/R। ये है बेटा हमारे पास फॉर्मूला। पोटेंशियल दिया गया है पहले ही, पोटेंशियल कितना दिया गया है? 10। तो हमें रेजिस्टेंस निकालनी होगी। तो यहां से रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए हम फार्मूला निकालेंगे बेटा। तो दिस इज कापा, कापा किसके बराबर होगा बेटा यहाँ पे? दैट इज इक्वल टू लैम्डा m इंटू मोलर या मोलैरिटी इंटू क्या करेंगे बेटा 1000। ये इक्वेशन हमारे पास है। तो कापा कितना होगा बेटा? इट इज 200 इंटू 0.04 अपॉन 1000। So that will be equivalent to 0.0428, that is
8 इंटू 10⁻³ ध्यान से यहाँ पे अगला सेटअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वो आपको यहाँ पे देखना है बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है बच्चे, रेजिस्टेंस। यू नो रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है बेटा, यहाँ पे रेजिस्टेंस की यहाँ पे अगर हम देखेंगे बेटा रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस निकालेंगे बेटा। रो इज इक्वल टू, मतलब कि आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए के बराबर होता है बेटा, ठीक है ना। और रो जो होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, 1/कापा, 1/कापा के बराबर, तो जिसको हम जी लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा हम, जी। ओके, तो यहाँ पे हम निकालेंगे बेटा, फिर इसके बाद सीधे आई जो फॉर्मूला है बेटा, आई इज इक्वल टू वी बाई आर या 1/r इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, सॉरी जी, 1/r इज इक्वल टू जी के बराबर है बेटा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू वी इंटू 1/r, और 1/r किसके बराबर होता है, जी के बराबर, तो आई इज इक्वल टू वी इंटू जी, तो ये फॉर्मूला हम लास्ट में यूज करेंगे बेटा। तो हम जी निकालेंगे यहाँ पे, तो जी निकालने के लिए कापा किसके बराबर होता है, जी इंटू एल बाई ए, जी इंटू एल बाई ए। यहाँ पे दिया गया है बेटा इस ए सेल विथ इलेक्ट्रोड्स दैट आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट, एरिया इन सरफेस एरिया एंड 8 सेंटीमीटर्स अपार्ट, तो लेंथ कितना है 8, एरिया कितना है 4, सो G will be equivalent to kappa into A by L, so that is equivalent to 8 into 10⁻³ एरिया हो गया बेटा यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन का कितना है 4, और लेंथ कितनी है 8, 8 और 8 कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, तो ये निकलेगा 4 इंटू 10⁻³ जी का वैल्यू निकल गया बेटा। अब यहाँ पे करंट कितनी है, I इज इक्वल टू वी, वी कितना है बेटा 10, ये गिवन है बेटा, इट इज 10 इंटू 4 इंटू 10⁻³, सो दैट इज 4 इंटू 10⁻², या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.04 एम्पियर, दिस विल बी करंट। है कोई ऑप्शन बेटा यहाँ पे 0.04, या बेटा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ये करेक्ट है बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे, फॉर ए रिएक्शन ए गिव्स बी प्लस सी, for a reaction A gives B plus C, it was found that at the end of 10 minutes from the start, the total optical rotation of the system was 50 degree, and when the reaction is complete, it was 100. Assuming that only B and C are optically active and dextrorotatory, the rate constant of the first order reaction will be, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे इसमें लेना है कि इनिशियली 100 था, फाइनली कितना था बेटा 50, फाइनल माइनस इनिशियल, सॉरी फाइनली कितना था 100, इनिशियली कितना था 50, तो हम इक्वेशन यूज करेंगे बेटा यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन पे, तो दैट इज कापा इज इक्वल, सॉरी के विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ फाइनल रोटेशन अपॉन इनिशियल रोटेशन। फाइनल कितना है बेटा जब रिएक्शन कंप्लीट होती है 100, इनिशियली कितना था 50, और टाइम भी है बेटा यहाँ पे
तो हमें के निकाला 10 मिनट्स, तो मैं लिखूंगा के विल बी इक्वल टू 2.303/10 लॉग ऑफ, ये हो गया बेटा 2, तो लॉग ऑफ 2 कितना होता है बेटा, दैट इज 0.3010। ओके बेटा, तो दिस विल बी इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010। ओके, तो जब हम कैलकुलेट ये करेंगे दैट विल कम आउट टू बी 0.069 मिनट इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर है बेटा ये, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर। दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। यहाँ पे आईयूपैक नेम पूछा गया है बेटा, बहुत ही आसान है यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बेटा। आईयूपैक नेम पूछा गया है, ये है बेटा, ये मैथिल ग्रुप है, ये भी मैथिल ग्रुप है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 1ene 2,3 dimethyl cyclohex 1ene। This is the option। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। The purine heterocycle occurs mainly in the structure of DNA. Identify number of nitrogen atoms having localized lone pair of electrons. Having localized lone pair of electrons. किस किस के पास localized lone pair of electrons present है बेटा। तो यहाँ पे अगर मैं ये प्यूरिन देखूंगा बेटा, ये देखो बच्चे, तो इस प्यूरिन को अगर यहाँ पे देखेंगे तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे इस पोजीशन पे। देखो बेटा, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, और यहां पे नाइट्रोजन। यहां पे अगर हम देखेंगे इस प्यूरिन की बात करेंगे बेटा, तो कौन कौन से नाइट्रोजन पे लोकलाइज्ड होगा, डीलोकलाइज्ड नहीं होगा बेटा। ये देखो बेटा, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा, ये रेजोनेंस में नहीं आएगा, ये भी रेजोनेंस में नहीं आएगा, ये भी रेजोनेंस में नहीं आएगा। सिर्फ ओनली जो ये वाली है बेटा, दिस विल कम इन रेजोनेंस, दिस विल कम इन रेजोनेंस, बाकी कोई भी रेजोनेंस नहीं है में आएगा बेटा। इसलिए ये लोकलाइज्ड होंगे, और जो रेजोनेंस में होंगे बेटा, ये क्या होगा बेटा, दिस विल बी डीलोकलाइज्ड। रेस्ट जितने भी है वो लोकलाइज्ड है। तो कितने हुए, 1 2 3, तो टोटल कितने हैं बेटा लोकलाइज्ड, 3। सो आंसर भी क्या है बेटा, ये। चलो बेटा नेक्स्ट। मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन पेंटेन इज, कंसिडर C2
2C3 बॉन्ड रोटेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बेटा सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है बेटा यहाँ पे, जो कि क्या होगा बेटा यहाँ पे एंटी, क्या होगा बेटा एंटी होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे बेटा यहाँ पे एंटी कौन सा, देखो पहला वाला जो है इसमें वो है इथाइल और प्रोपेन, बट इथाइल और प्रोपेन में ज़्यादा स्ट्रेन्स होंगे, ये इतनी स्टेबल ज़्यादा नहीं होगा बेटा। तो यहाँ पे अगर मैं सेकंड देखूंगा तो ये भी आपस में एंटी है और इसमें इथाइल और मिथाइल है बेटा, और यहाँ पे उतना ज़्यादा टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं होगा बेटा। तो सेकंड में अगर हम यहाँ पे देखेंगे आंसर में जो सेकंड वन है बेटा, इसमें सबसे कम टॉर्जनल स्ट्रेन होगा। क्योंकि इसमें एक ग्रुप मिथाइल है और दूसरा कौन सा है इथाइल, और यहाँ पे वेरी गुड हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ये इथाइल और मिथाइल ग्रुप आपस में क्या है एंटी है, दीज आर एंटी टू ईच अदर। पहला वाला तो मतलब कि ये नहीं होगा बेटा, ये तो पेंटीन नहीं है, एन पेंटीन, क्योंकि वो गए 2 3 और ये, ठीक है ना, 2 और वो गए 3 3 और एक हो गए 4 4 और 3 2 5 6 और 7 है इसमें कितने हैं 7। तो अगर आप पहला वाला लोगे भी बेटा यहाँ पे देखो, क्योंकि इथाइल ग्रुप है यहाँ पे और वहाँ पे प्रोपेन ग्रुप है बेटा। तो जो फोर्थ वाला है बेटा उसमें भी 2 और 2 4 2 6 है, ठीक है ना। हाँ थर्ड वन जो होगी, थर्ड वन में 5 है मगर वो एंटी आपस में नहीं है, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी सेकेंड वन। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव वाइट प्रेसिपिटेट विथ ओमनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जो कि टॉलिन रिएजेंट के साथ ये करेगा बेटा, वाइट प्रेसिपिटेट विथ ओमनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यानी कि टॉलिन रिएजेंट के साथ। तो इसमें आप याद रखना है बेटा एक चीज, terminal alkynes have acidic hydrogen, you know that thing, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड होता है बेटा एंड गिव टॉलिन्स टेस्ट। अब यहाँ पे किसमें टर्मिनल है बेटा वो आप देख लो बेटा, तो इट इज फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ क्या है बेटा, इट इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है बेटा आपके पास। तो आंसर क्या है बेटा फोर्थ वन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है बेटा स्टेटमेंट अल्कोहलिक QH कन्वर्ट CH3CH2Br इनटू अल्कीन, अल्कोहलिक, whereas aqueous QH convert CH3CH2Br into CH3OH. Why? स्टेटमेंट है अल्कोहलिक QH इज मोर बेसिक देन aqueous QH। अब हमें यहाँ पे बोलना है कि स्टेटमेंट और
स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ये क्या ट्रू है या फॉल्स है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्या है बेटा? ऑब्वियसली जो अल्कोहलिक KOH होता है बेटा वो मोर बेसिक होता है, किससे? एक्वस KOH से, क्योंकि एक्वस KOH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वो OH जो है बेटा वो ट्रैप हो जाता है, उस कारण क्या है बेटा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1. सो इट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट. चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, द डाइसैकेराइड प्रेजेंट इन मिल्क इज. मिल्क में कौन सा डाइसैकेराइड होता है बेटा? माल्टोस. क्या होता है बेटा? माल्टोस. तो ये भी आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल ये नहीं है बेटा, इसमें माल्टोस होता है. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है बेटा, एक कीटोन हमारे पास है जिसको हम OH बेसिक अटैक प्लस X2 देता है CHX3, विच हेलोजन शुड नॉट बी यूज्ड इन एबो रिएक्शन. तो फ्लोरीन ही होगा बेटा, तो और कौन सा हो सकता है बेटा? इट इज फ्लोरीन. फ्लोरीन क्या? क्योंकि ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगी बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. H positive is smallest size cation in the periodic table. H negative is smallest size anion in the periodic table. F is having the highest electronegativity element in the periodic table. H is having highest ionization energy in the periodic table. तो ये बोलता है कि F इज हैविंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, ये करेक्ट है. H पॉजिटिव इज द स्मॉलेस्ट कैटायन इन द पीरियोडिक टेबल, बिल्कुल सही है बेटा. H नेगेटिव इज द स्मॉलेस्ट साइज एनाइन इन द पीरियोडिक टेबल, नहीं बेटा. एनाइन विच इज स्मॉलेस्ट इन द पीरियोडिक टेबल, in the periodic table is F negative. ओके बेटा, F नेगेटिव, ये बेटा F नेगेटिव. चलो बेटा नेक्स्ट, जो यहाँ पे आंसर क्या है बेटा? इनकरेक्ट कौन सा हुआ? इट इज सेकेंड वन. चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट कंटेन NN कोवलेंट बॉन्ड. NN कोवलेंट बॉन्ड N2O3 में तो प्रेजेंट है बेटा, ऑब्वियसली. N2O3, N2 जिसको हम बोलते हैं ड्राई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, इट इज N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे O, यहाँ पे O और O, N2O3, N2O3. फिर इसके बाद हमारे पास है N2O2 नेगेटिव. N2O2 नेगेटिव में भी है, ये नेगेटिव. दिस इज N2O2 2 नेगेटिव, इसमें भी है बेटा. N2O5 में देखा जाएगा बेटा, N2O5 में ये है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ N2O5, 2, 4 और 5. ओके बेटा, N2O5. तो N2O5 में प्रेजेंट नहीं है बेटा.
इसमें एन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। सो N2O5 इज द करेक्ट आंसर। N2O4 में है बेटा। चलो 17th क्वेश्चन पे आते हैं। इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज, इनकरेक्ट ऑर्डर बताता है बेटा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लेस देन पैरानाइट्रोफिनॉल, पहले मैं यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल बनाऊंगा बेटा। इट इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ये है बेटा पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल बेटा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में और ये पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है बेटा, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाइल यहां पे क्या होती है बेटा, पैरानाइट्रो में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होना चाहिए था बेटा, पैरानाइट्रोफिनॉल का, मगर ये बोलता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिन, तो ये करेक्ट हुआ बेटा, मगर ये इनकरेक्ट बोलता है। अमोनिया ग्रेटर देन pH3 बेटा, वो भी सही है क्योंकि अमोनिया में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है देन pH3 में बेटा। तीसरा HF बेटा पोलर है, एंड HI भी पोलर है, बट पोलैरिटी ऑफ HF इज मोर एज कंपेयर टू HI। सो बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बेटा, ज्यादा HF का होगा बेटा। अब लास्ट में क्या बोलता है बेटा, ICl, यहां पे भी पोलर है बेटा, पोलैरिटी, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पोलर है। वाइल एज Br2 जो है बेटा ये है नॉन पोलर और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा बेटा, मगर ये बोलता है कि ज्यादा है बेटा। तो ऑप्शन कौन सी बनी इनकरेक्ट, इट इज ऑप्शन नंबर 4 इज इनकरेक्ट। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। NiCO(X) and FeCO(Y), what will be the value of X and Y respectively? बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, सिडविक और पॉवेल ने एक रूल दिया था, जिसको हम बोलते थे EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो यहां पे अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल इनमें यहां पे हम लेंगे तो x का वैल्यू आपको ऐसे पुट करना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू नेक्स्ट जो होगा बेटा नोबल गैस, उसके करीब आना चाहिए। तो निकल के बाद अगर हम देखेंगे बेटा, निकल के बाद कौन आता है, क्रिप्टन। क्रिप्टन का कितना होता है बेटा 36। तो EN के हिसाब से दोनों का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आने चाहिए, 36। कितने बेटा 36 आने चाहिए। तो इसका भी 36 और इसका भी 36 आना चाहिए। अब आयरन का कितना होता है खुद 26, आयरन का होता है 26 और निकल का कितना होता है 28। तो 28 और 36 कितना हुआ बेटा, 36 माइनस 28 इज इक्वल टू 8 निकल कॉपर एंड जिंक। हाँ बेटा ये हो गया 8 और यहां पे कितना हुआ बेटा
इट इज 36 माइनस 26 हो गया बेटा 10। तो दोनों को डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 2 से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में कोबाल्ट देता है कि नहीं। 8/2 इक्वल टू 4, यहाँ पे भी 10/2 इक्वल टू 5। तो ये बन गया बेटा x और ये क्या बन गया बेटा y। तो फॉर्मूला क्या बनेगी? NiCO होल 4 एंड FeCO होल 5। तो it is 4 and 5 will be the answer of the question. Now question number 19. Coming to question number 19. The transition element having a general electronic configuration, transition elements की, तो याद रखना ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्या होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट इज n माइनस, तो पहले हम ऐसे करेंगे नोबल गैस जो भी होगा n माइनस 1 d0 to 10 या 1 to 10 ns 1 to 2। तो n minus 1 d1 to 10 ns 1 to 2, it is third option is correct. Yes, third is correct बेटा। Now question, read the following question for NPCSI। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि नाइट्रोजन के ग्रुप में कौन कौन सा आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ जो भी है बेटा। कार्बन के ग्रुप में कौन आता है, सिलिकॉन। ये अलोंग द पीरियड हुआ, ये डाउन द ग्रुप हुआ। ये हुआ अलोंग द पीरियड, ये हुआ डाउन द ग्रुप। Okay, now element which have least atomic radii, least atomic radii along the period क्या हो जाता है बेटा, कम। तो नाइट्रोजन होगा, तो डाउन द, तो नाइट्रोजन बेटा, पहले में नाइट्रोजन, A is नाइट्रोजन। एलिमेंट विच हैज हाई मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, वो भी नाइट्रोजन की। और दूसरी बात भी याद रखना यहाँ पे कि नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन जो है इट इज 1s2 2s2 2p3। इसमें हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। और हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल जब होगा बेटा, ध्यान से सुन लेना, ये स्टेबलाइज्ड ज्यादा होगा। यह 2p, ये बेटा 2s और ये है 1s। हाफ फिल्ड होता है बेटा इसमें। चलो, एलिमेंट विच हैज लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाफ फिल्ड में ही होगा। एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी नाइट्रोजन की ही है बेटा। अराउंड इसका होता है बेटा 3। कितना होता है? 3। तो आंसर क्या आएगा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब सेकेंड टाइप क्वेश्चंस यहां पे है बेटा, जो कि हमारे यहां पे है वैल्यू बेस्ड या इंटीजर टाइप क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा ये इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, इनको यहां पे सॉल्व करना है। A photon of wavelength 12.4 nanometer is used to emit an electron from the ground state of He positive। कहां से? He positive से। यहां से हमें एक ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉन्स ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। मगर यहां पे दिया गया है कि Hc जो है
दैट इज 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आंसर किस में देना है, मल्टीपल ऑफ, तो मैं लिखूंगा डैश 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 इंटू 273.6, इसके फॉर्म में हमें आंसर दिया। तो यहाँ पे बहुत मतलब एहतियात के साथ हमें देखना होगा बेटा कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। लैम्बडा निकालना है, क्या निकालना है, लैम्बडा। ओके, we have to calculate here lambda. Now how we can calculate lambda here? A photon of wavelength is 12.4. बेटा इस क्वेश्चन में हम पहले एनर्जी ऑफ फोटोन निकालेंगे। तो एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू, गिवन कितना है बेटा, मतलब कि हम लिखेंगे E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। एच सी अपॉन लैम्बडा, एच सी कितना दिया है 1240 नैनोमीटर ईवी अपॉन लैम्बडा कितना है 12.4 नैनोमीटर। So energy of the photon comes out to be 100 electron volt. Okay, 100 electron volt is the energy here. But यहाँ पे तो एनर्जी यूज्ड भी होगी इन ऑर्डर टू इवॉल्व द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम विच ऑर्बिटल, जो हमारे पास पहला ऑर्बिटल है, तो उसके लिए एनर्जी कितनी होगी, जिसको आप आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हो बेटा। आयोनाइजेशन एनर्जी यूज्ड कितनी होगी, मैं इसको लिखूंगा E1 और ये E2, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। सो Z स्क्वायर मीन्स जो हीलियम एटम होता है उसका होता है Z कितना 4 और ये होगा 1 का स्क्वायर, तो इट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू कितना आएगा बेटा, सॉरी Z इसको तो 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 इंटू 13.6, तो दिस कम्स आउट टू बी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ एनर्जी ऑफ रेडिएशन कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट minus 54.4 electron volt. This comes out to be 45.6 electron volt. This much energy will be of radiation. Now we have to calculate what de Broglie wavelength in angstroms of emitted radiation. de Broglie's wavelength हमें निकालनी होगी बेटा। यहाँ पे सब कुछ हमें दिया गया है बेटा, यहाँ पे एनर्जी ऑफ रेडिएशन भी दिया गया है, हमें निकालना है de Broglie wavelength in angstroms of emitted electron की निकालनी है बेटा। एमिटेड इलेक्ट्रॉन की कितनी है de Broglie वेव लेंथ, लैम्बडा हमें निकालना है बेटा। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम सीधे यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन 2m e, वो भी हम यूज कर सकते हैं,
या हम करेंगे के टी, टेम्परेचर दिया गया है कि नहीं बेटा यहाँ पे, तो वो लेंगे 273.16 लेंगे। कितना लेंगे? 273.16 लेंगे बेटा। तो हम अब वेव लेंथ, डी ब्रॉगली वेव लेंथ निकालेंगे। दैट इज लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन थ्री एम के टी। मैं लिखूंगा बेटा अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर अपॉन 3m के टी। के टी, क्योंकि के टी का वैल्यू होता है, एनर्जी होती है 3/2 के टी के बराबर होती है। अगर हम लेंगे एनर्जी 3/2 के टी के बराबर एनर्जी होती है, 3/2 के टी। तो के टी कितना हुआ? इट इज 2e/3। के टी विल बी इक्वल टू 2e/3 के बराबर। तो दैट इज ई तो है बेटा हमारे पास, तो हम उसी के फॉर्म में यहाँ पे लेंगे। तो लैम्बडा विल बी इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 3 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 इंटू के टी के बदले क्या लिखूंगा? 2/3 ई, 2/3 ई लिखूंगा बेटा। ओके, तो के टी के बदले में यहाँ पे 2/3 ई भी लिख सकता। यहाँ पे बेटा हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन के लिए, या बेटा हम सिंपली एक इक्वेशन यूज़ करेंगे बेटा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m के टी। यस, तो लैम्बडा विल बी इक्वल टू h का वैल्यू जो है हमारे पास डी ब्रॉगलीज इक्वेशन का बेटा, ठीक है ना, और k जो प्लैंक्स कांस्टेंट है बेटा। ओके, तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं बेटा, यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इतना है बेटा, जो h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m के का वैल्यू आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 30.8 अपान आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ टी, अंडर रूट ऑफ टी। सो दैट विल बी इक्वल टू 30.8 अपॉन अंडर रूट ऑफ टी कितना है? 273.16 हम लेते हैं। तो आंसर कितना होगा यहाँ पे? 30 राउंड ऑफ करके हम लेंगे 30, इसका आंसर होगा बेटा। दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर NaOH solution required to titrate 1 molar 1000 ml H3PO3 solution completely is। तो यहाँ पे H3PO4 लेना पड़ेगा प्लस NaOH, ये देगा Na2HPO3 प्लस 2 टाइम्स वाटर। अब जितने इक्वलेंट इसके होंगे उतने इक्वलेंट NaOH के लगेंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ इक्वलेंट्स
of H3PO4 should be equivalent to number of equivalents of H3PO4 equivalent to number of equivalents of NaOH. Now coming to the point, as per the question is here, 1 molar 100 ml means 1 into 100, इसका इक्वलेंट होते हैं 2/1000 1 लीटर में. दैट शुड बी इक्वलेंट टू 0.5 into VmL into 1/1000. 1000 कैंसल आउट. VmL इक्वलेंट टू ये हो गए 200/0.5. तो हो गया बेटा यहाँ पे 400. तो इट इज 400 ml इसका आंसर है बेटा. तो 400 इज द आंसर. चलो बेटा इसी में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. 4 ml of gas at 1 atmospheric pressure and 300 Kelvin is dissolved in 1 liter solution. Calculate the volume of the gas dissolved at 4 atmospheric pressure and 300 Kelvin in half liter of solution in ml. सॉलिबिलिटी का क्वेश्चन है बेटा. सॉलिबिलिटी का क्वेश्चन है बेटा. सॉलिबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सॉलिबिलिटी का क्वेश्चन. सॉलिबिलिटी का क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वी कैन यूज हियर N1/V1 विल बी इक्वल टू N2/V2. N1/V1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितने हैं बेटा. इट इज 4 वॉल्यूम है बेटा 1 लीटर इक्वलेंट. तो ये लेंगे V गैस अपॉन हाफ लीटर. ये ऊपर जाएगा तो V गैस कितना निकलेगा. दैट विल बी इक्वलेंट टू 4/2. दैट इज 2 ml. And this is the answer of the question, that is 2 ml. Question number 4. For the reaction A plus B gives products. Rate law is, rate क्या है बराबर यहाँ पे K into A raised to power 2B, where K is in mole per liter minute inverse. Determine the time in a minute in which concentration of A becomes half of its initial concentration. If initial concentration of A and B are given here, A and B are given here. तो पहले हमें यहाँ पे देखनी है कि ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है. ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है. तो यहाँ पे जहाँ तक मुझे लग रहा है बेटा इट इज़ मोल पर लीटर स्क्वायर मिनट. मोल पर लीटर स्क्वायर मीटर मिनट इनवर्स. तो ये तो कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे बताएगा बेटा कि ठीक है ना. तो यहाँ पे रेट लॉग किसके बराबर है बेटा. पहले हम इक्वेशन को यहाँ पे देंगे बेटा. ये बोलता है कि फॉर ए रिएक्शन A plus B gives products rate law is this where K is this. Determine the time in minutes in which concentration of A becomes half of its initial concentration if initial concentration of A and B are this respectively. A की बहुत ही कंसंट्रेशन कम है, B की एक्सेस में है बेटा. B की क्या है बेटा एक्सेस में है बेटा. तो अगर B की एक्सेस में है यहाँ पे तो हमें लिमिटिंग का लेना पड़ेगा. तो लिमिटिंग कौन है बेटा A. तो रेट ला क्या बनेगा बेटा यहाँ पे. तो रेट विल बी इक्वल टू हियर K A raised to power 2 only. Okay.
तो अगर पहले दिया गया है रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेस्ट पावर 2 एंड बी, तो मैं यहाँ पे दोबारा रेट लिखूंगा, रेट विल बी इक्वल टू के डैश इंटू ए रेज्ड पावर 2 where k dash is equal to k into b। अब मैं यहां पे इक्वेशन जो यूज करूंगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर का है बेटा, मैं यूज करूंगा। तो सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे पास है 1/80 माइनस 1/A नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के डैश टी। तो मुझे टी यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, टी हाफ लेना पड़ेगा। तो जब टी हाफ में लूंगा बेटा, तो यहाँ पे याद रखोगे बेटा एक चीज आप, तो जब मैं टी हाफ लूंगा बेटा, क्या लूंगा, टी हाफ लूंगा, व्हेन टी इज इक्वल टू टी हाफ, जो 80 होगा वो किसका बराबर बन जाएगा, ए नॉट डिवाइड बाई 2, ए नॉट डिवाइड बाई 2। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। आफ्टर दैट सॉल्विंग दिस इक्वेशन, तो दैट विल बी इक्वल टू, इट इज 2 बाई दिस, दैट इज 1/A0 के बराबर आएगा बेटा, 1/A0, क्योंकि मैं क्या करूंगा, ये A0/2 करूंगा बेटा, मैं 2 माइनस 1 हो गया 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/A0, दैट विल बी इक्वल टू k डैश इंटू टी हाफ। तो टी हाफ विल बी इक्वल टू 1/A0 into k dash, so that will be equal to 1 upon initial concentration of A कितना है बेटा, 0.2, k dash कितना है, that is k into b, k कितना है बेटा, 5 into 10 की पावर माइनस 5, और B की कंसंट्रेशन कितनी है, 2 into 10 की पावर 3। सो दिस विल बी इक्वल टू, आफ्टर कैलकुलेटिंग 50, सो T half will be equal to 50 minutes. This will be the answer. Now question number 5 is concerned here. बेटा यहाँ पे ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लेना। ये है आपके पास रिएक्टेंट। जब आप यहां पे कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे और हीट करोगे, देयर विल बी डिहाइड्रेशन हियर, बट देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 प्रोडक्ट्स। वन प्रोडक्ट इज this one, and second will be simple product, this one। बट ये जो होगा बेटा ये मेजर होगा और ये क्या होगा बेटा, माइनर होगा। ये क्यों बनेगा, क्योंकि यहां पे रिंग एक्सपेंशन होगी। क्या होगी बेटा, रिंग एक्सपेंशन। क्योंकि यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मोर स्टेबलाइजर, क्योंकि जब H पॉजिटिव अटैक करेगा, अब मैं आपको यहां पे मैकेनिज्म इसका दिखाऊंगा बेटा। जब H पॉजिटिव अटैक करेगा, ये वाटर के फॉर्म में बाहर जाएगा
और यहाँ पे कार्बोकैटाइन बनेगा, और कार्बोकैटाइन क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, दैट विल बी प्राइमरी कार्बोकैटाइन. But here is possibility that secondary carbocation will get formed here. सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनने की कोशिश करेगा बेटा ये यहाँ पे. तो ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे जाएगा बेटा, और सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनेगा. जो ही सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनेगा फिर उसके बाद एक्सपेंशन हो जाएगी. नाउ यहां पे और एक चांसेस है बेटा, यहां पे रिंग एक्सपेंशन होगी और ये पॉजिटिव यहां पे आएगा, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी. ये पॉजिटिव यहां पे आएगा. बाद में क्या होगा बेटा, यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा. अब देखना है कि कितने इसमें अल्फा हाइड्रोजन है. बेटा देखो ये मिथाइल ग्रुप है, एक तो 3 हो गए, यहां पे 2 हाइड्रोजन है और यहां पे 2 हाइड्रोजन. 3 और 2 6, 5 5 हो तो कितने हुए, 7. तो याद रखना बेटा इसमें 7 अल्फा हाइड्रोजन, 7 अल्फा हाइड्रोजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा. कौन सी, दिस इज सिंपली अ रिएक्शन कॉल्ड कार्बाइल एमाइन रिएक्शन. तो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन में अगर हम यहां पे देखेंगे, मतलब फुल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके यूज होते हैं, KOH के, दैट इज 3. हाउ मेनी, 3 मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड. इन कंप्लीट रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH आर यूज्ड ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एमाइन्स इनटू नाइट्राइल्स में, आइसोनाइट्राइल्स में. ठीक है ना. तो अगर मैं ये रिएक्शन लिखूंगा बेटा, तो रिएक्शन इस प्रकार की होती है. इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस केस, द फुल फ्लेज्ड रिएक्शन विल बी लाइक दिस. CHCl3 प्लस KOH पहले, तो ये फॉर्मेशन ऑफ CCl2 करता है. फिर यही RNH2 के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है RNH2 CCl2, यहाँ पे नेगेटिव. फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा, RNH2 CCl2 H पॉजिटिव के प्रेजेंस में ये बनाता है RNH CHCl2. फिर नेक्स्ट क्या होता है बेटा, RNH CHCl2 में अगेन KOH रिएक्ट करके ये बनाता है RN डबल बॉन्ड CHCl. लास्ट में क्या होता है बेटा, RN डबल बॉन्ड CHCl में अगेन KOH रिएक्ट करता है बेटा, ये बनाता है बेटा RNC, और KCl यहाँ पे भी बाहर निकलता है, KCl यहाँ पे भी. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए बेटा, 1
2 और यहाँ पे कितने हुए बेटा 3। तो 3 मोल्स आर यूज्ड हियर। कितने 3 मोल्स, 3 मोल्स आर यूज्ड। तो अगर हमें अब रिएक्शन लिखनी होगी ये प्राइमरी अमाइन की, तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3 टाइम्स KOH। कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन देता है। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following will give number of esters which are more reactive than this one, which are more reactive than, question number 7, consider following esters and give number of esters which are more reactive than this। एस्टर में मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स बेसिक हाइड्रोलिसिस। ओके, तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जिसपे होगा वो ज्यादा होगा बेटा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स किस किस के पास है यहां पे, क्लोरीन, साइनाइड, OCH3 और NO2। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन and give number of esters which are more reactive than towards basic hydrolysis। ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं बोलता है बेटा, बल्कि बेसिक हाइड्रोलिसिस यहां पे बोलता है बेटा, बेसिक हाइड्रोलिसिस ये बोलता है बेटा। तो यहां पे कितने हैं बेटा 4, तो 4 इज द आंसर हियर। तो हाँ, आप एक चीज कर लेना, इसमें आंसर में क्या करना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन बेंजीन रिंग increases electrophilicity of कार्बोनिल ग्रुप। सो टोटल कितने हैं बेटा 4 है यहाँ पे, 4, 1 2 3 एंड 4। इसमें तो लास्ट वाले में तो नहीं है बेटा, 4 है। तो आंसर क्या है बेटा 4। तो कौन कौन सा हुआ बेटा 1 2 3 और 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू ऑफ 2.8। बेटा मैग्नेटिक वैल्यू मूवमेंट 2.8 कब होता है, 2.8 तब होता है बेटा, याद रखना ये, जब n इक्वल टू 2 होता है। क्योंकि आपको फार्मूला पता है बेटा, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n प्लस 2। n प्लस 2 कितना हुआ बेटा 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 हो गया 4, 4 2 जार 8, अंडर रूट ऑफ 8, अंडर रूट ऑफ 8 होता है बेटा 2.8। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे आयरन 26 में, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा 3d5 4s0, तो इसमें 5 है, ये नहीं है बेटा। फिर इसके बाद है बेटा क्रोमियम, स्कैंडियम वैनेडियम क्रोमियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम 24 हो गया 3d5 4s1। तो यहाँ पे कितने हैं बेटा 6, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 नहीं है बेटा। ये भी क्रोमियम प्लस 3 3d3 बेटा n इक्वल टू 3, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, तो 3d
2, 4s0, तो n इक्वल टू 2। वेनाडियम प्लस 3, वेनाडियम प्लस 3, 3d2, 4s0, यहाँ पे भी n इक्वल टू 2। मैग्नीज 2 पॉजिटिव, 3d5, 4s0, n इक्वल टू 5। तो इसमें ओनली 2 आ गए बेटा, एक आ गया वेनेडियम 3 प्लस और टाइटेनियम 2 प्लस। तो यहां पे क्या आंसर होगा बेटा इस क्वेश्चन का? आंसर इज 2। 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन है बेटा 9th क्वेश्चन, S2 negative plus Na2 FeCN whole 5NO complex is having violet coloration. The number of possible isomers for complex X is provided the ambidentate behavior of Cn negative is not considered. Is not considered. इसमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ स्पेस आइसोमर्स कितने हैं बेटा। अगर हम पहले क्या करेंगे बेटा, S2 के साथ इसको ट्रीट करेंगे, Na2FeCN whole 5NO, NO यहाँ पे पॉजिटिव प्लस Na2S, ये देता है बेटा Na4FeCN whole 5NOS। ये X कॉम्प्लेक्स है। The number of possible isomers for complex X is provided the ambidentate behavior of Cn negative is not considered. Is not considered. तो possible structural isomers are FeCN whole 5, एक होगा NOS 4 नेगेटिव, FeCN whole 5 OSN 4 नेगेटिव। तीसरा होगा FeCN whole 5 SON 4 नेगेटिव। तो टोटल कितने होंगे? 3। और स्पेस आइसोमर इसमें कोई भी नहीं होगा बेटा। तो आंसर क्या होगा बेटा इसमें भी? 3। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन T2g सेट ऑफ d ऑर्बिटल्स इन MnH2O होल 6। तो MnH2O में पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो जहां पे लगता है बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अब Mn+2 में कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, कोई पेयरिंग नहीं करेगा। तो Mn2 की यहां पे अगर हम देखेंगे, इसमें होता है बेटा 3d5 4s0, और यहां पे कोई पेयरिंग नहीं होगा कि अकॉर्डिंग टू CFT थ्योरी ये 2 सेट्स में जाएंगे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड है बेटा। तो ये T2g में जाएगा और EG में चला जाएगा। ये T2g
और ये EG। और अब फिलिंग की बारी आ गई, तो फिलिंग कैसे होगी बेटा? तो हर कोई पहले एक एक रूल तो अप्लाई करने हैं। तो ये आ गया बेटा T2G3 EG2। तो T2G में कितने हैं बेटा यहाँ पे? इसका भी आंसर 3 ही है। सो दैट इज योर पेपर डिस्कशन।